हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12, 13, 14 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम कुछ मुख्य समाचार डिस्कस करेंगे जो 12, 13 और 14 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड होंगे। तो शुरुआत हम करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज बन रही हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स, जिसे हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। तीसरी हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम राज्य सरकार की नीतियां और प्लानिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। फोर्थ, बैंकिंग और वित्त समाचार। देन वी विल डिस्कस विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम डिस्कस करेंगे। खेल समाचार, स्पोर्ट्स इवेंट डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें। औपचारिक शोक समाचार, फेमस पर्सनैलिटी जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है वो किस फील्ड से बिलोंग करता है वो हम देखेंगे। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड हम समाचार देखेंगे। नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड समाचार, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो क्विक समरी लिए बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्लास के लास्ट में। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। सबसे पहली हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो निकारागुआ ने चल रही संघर्ष के बीच इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़े हैं। तो अभी इजराइल में जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल नहीं है। इजराइल के वॉर चल रहे हैं, पैलेस्तीन के साथ इश्यूज हैं, ईरान के साथ इश्यूज चल रहे हैं। तो इन्हीं बेसिकली ड्यू टू दीज रीजंस, इन्हीं कारणों की वजह से अभी निकारागुआ ने क्या किया, इजराइल के साथ अपने पुराने संबंधों को या राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया है। उपाध्यक्ष रोसारियो मुरिलो द्वारा एक संसदीय प्रस्ताव के बाद यह घोषणा की गई। निकारागुआ की वामपंथी सरकार राष्ट्रपति डेनियल आर्टेगो के नेतृत्व में गाजा संघर्ष में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करती है। यह कदम लैटिन अमेरिका में एक व्यापक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है जहां वामपंथी देश फिलिस्तीन कारण के प्रति एकजुटता दिखा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। आरएसएस ने विजयदशमी पर 100 साल पूरे किए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको दशहरे के दिन 1925 में स्थापित किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, उसने अभी विजयदशमी के दिन अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। तो पिछले 9 दशकों से आरएसएस ने भारत और विदेशों में अपनी पहुंच को काफी हद तक बढ़ाया है। संगठन विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो याद रखना, 1925 में आरएसएस को स्टैब्लिश किया गया था विजयदशमी दशहरे के दिन, और अभी 100 साल के उपलक्ष्य में इसने अपनी वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट, HAL 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त था, उसको अभी सीपीएससी के थ्रू क्या किया गया है, 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनाया गया है। तो इस स्थिति से HCL की परिचालन स्वायत्ता और वित्तीय क्षमताओं में वृद्धि होगी। HCL की शेयर की कीमत सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए 4,510 पर बेसिकली कारोबार कर रही है, जो 1.42% की वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको, HCL 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति। तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गति शक्ति स्कीम का अनावरण किया था। तो पीएम गति शक्ति एक मास्टर प्लान है जो भारत में बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है, जिसके अंदर 100 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स या प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो अभी 3 साल पूरे हुए हैं। इस पहल में 44 से अधिक केंद्रीय मंत्री और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा को एकत्रित करके परियोजना निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। फोकस बहुमाध्यम कनेक्टिविटी और कुशल संसाधन आवंटन पर है। तो याद रखना है कितने साल पूरे हुए, पीए कब लॉन्च किया गया था इसे, 13 अक्टूबर 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। डन? ओके। नेक्स्ट, कैबिनेट अनुमोदन
9 अक्टूबर 2024। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अभी प्रधान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ अनुमोदन किए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि किन किन स्कीम्स का अनावरण किया है या डिक्लेरेशन किया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास को मंजूरी दी है, जो 2 चरणों में पूरा होगा। तो सबसे पहला इनिशिएटिव क्या है, गुजरात के लोथल में क्या बनाया जाएगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब में 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 4406 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं जिनमें पीएमजीकेवाई भी शामिल है के तहत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक 17,082 करोड़ रुपए की लागत पर बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट सुरक्षा समिति ने जनरल एटॉमिक्स यूएसए से 31 MQ-9B हेल्व यूएवी की खरीद और 2 परमाणु हमला पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए सौदे को भी मंजूरी दी है। तो कैबिनेट अनुमोदन याद रखना है 9 अक्टूबर 2024 को, जो अभी किया गया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, जम्मू और कश्मीर में नई सरकार बनने की तैयारी, राष्ट्रपति शासन हटा है। तो जम्मू एंड कश्मीर 2019 में कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जो अब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ है। तो अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं, तो अभी राष्ट्रपति शासन हट के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर शासन करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निरस्तीकरण को औपचारिक रूप देने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। क्लियर। तो 2019 के बाद पहली बार है जब जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को हटाया जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी की यात्रा का अवलोकन। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम और ठाणे का दौरा किया, जहां पर काफी सारी स्कीम्स का अनावरण किया। तो एक बार स्कीम्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं वाशिम की बात कर रहा हूं। उन्होंने कृषि और पशुपालन से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपए की कई पहलों की शुरुआत की, जिसमें कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1920 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 7500 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं थाने में पीएम मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुंबई में अभिजात मराठी भाषा कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने घोषणा की कि भारत सरकार द्वारा मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर। तो ये स्कीम्स थी जो नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के दौरे के टाइम पे अनावरण किया है या इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो हम सबको पता है 2024 के लिए महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 11 से 20 नवंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी। तो अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इस चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो शुभांकर का अनावरण किया है, जिसमें मैस्कोट गुड़िया रखा गया है, जो कहीं ना कहीं गोरेला से प्रेरित है, जबकि लोगों में बोधि वृक्ष और एक हॉकी स्टिक शामिल है। यह कार्यक्रम हॉकी इंडिया और बिहार सरकार द्वारा एशियन हॉकी महासंघ के समर्थन से आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है आपको, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और मैच शुभारंकर क्या है, गुड़िया और बोधि ट्री और एक हॉकी स्टिक। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, जिन्होंने ग्रीन मेघालय प्लस योजना की शुरुआत की है। तो पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में ग्रीन मेघालय प्लस योजना का शुभारंभ किया गया। योजना वन संरक्षण में शामिल समुदाय और व्यक्तियों के प्रति एकड़ वार्षिक रूप से 20,000 रुपए तक की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मेघालय के हरित आवरण को अतिरिक्त 50,000 हेक्टेयर तक बढ़ाना है। राज्य सरकार ने भविष्य में वन संरक्षण गतिविधियों के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें अद्यतन दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम भूमि आवश्यकता को 2 हेक्टेयर से घटाकर 1 हेक्टेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, ग्रामीण परिवारों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि। नाबार्ड ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी आय में 57.6% की वृद्धि हुई है। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम राष्ट्रीय और कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं, अभी उसी के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल जो वृद्धि हुई है ग्रामीण आय में वो 57.6 है। 16-17 से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 8,059 थी, जो 21-22 में कितनी हो गई है, 12,698। यह
0.5% की चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज दर को दर्शाता है। सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को भी रेखांकित करता है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, ब्याज सामान्यीकरण योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई, 50 लाख रुपए की सीमा क्या की गई है इसमें निर्धारित की गई है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो विदेशी व्यापार महानिदेशक ने प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपए निर्यात ऋण पर ब्याज सामान्यीकरण योजना को 3 और महीने के लिए बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया है? 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया है। योजना जिसे पहले 30 सितंबर को खत्म किया जाना था, अब उसको क्या कर दिया है? ब्याज लाभ प्रदाताओं की या निर्यातकों को ब्याज लाभ प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया है, जो आईईसी प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए की सीमा पर है। 30 सितंबर, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 30 सितंबर 2024 तक 50 लाख रुपए उससे अधिक के सामान्यीकरण लाभ प्राप्त कर चुके एमएसएमई निर्माता निर्यातक विस्तारित अवधि के दौरान आगे के लाभ के पात्र नहीं होंगे। क्लियर? ओके, तो यह योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, कई बार बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून 2024 तक जारी रखने के लिए 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवंटी को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस है, आईएफसी ने पार्टनरशिप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सबसे पहले ये आईएफसी है क्या? आईएफसी बेसिकली वर्ल्ड बैंक का ही एक ऑर्गन है जो मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप को लोन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। तो आईएफसी ने अभी क्या किया है? पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ, ताकि भारत में ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए फंड प्रोवाइड किया जा सके। और कितने फंड की यहाँ पर बात हुई है? 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो ये पहला ब्लू निवेश है आईएफसी का भारत में, और देश में किसी वित्तीय संस्थान द्वारा पहला ब्लू लेन देन है। ऋण एक्सिस बैंक को अपने जलवायु वित्त पोर्टफोलियो का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा, जिससे जल और ऊर्जा दक्षता और सतत बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित होगा। एक्सिस बैंक ने 2030 तक ईएसजी संरेखित क्षेत्रों में वित्त पोषण को बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करने का संकल्प लिया है, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए मार्च 2024 तक प्राप्त किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, विवृत कैपिटल ने जलवायु बॉन्ड के लिए एडीबी से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जुटाया है। तो विवृत कैपिटल लिमिटेड ने अपनी जलवायु वित्त पहल का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जुटाया है। वरिष्ठ जो है ये सुरक्षित ऋण प्रदान करता है। 4 वर्षीय अवधि का बॉन्ड एक एनबीएफसी द्वारा अपने हरित वित्त पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए पहला है, जिसमें कम से कम 30% धनराशि ईवी वित्तपोषण, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए आरक्षित है। यह बॉन्ड जो क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव द्वारा प्रमाणित है, इसका उद्देश्य एमएसएमई और मिड मार्केट कॉर्पोरेट सहित वित्तीय रूप से अपेक्षित उद्यमों के लिए जलवायु वित्त तक पहुंच को बढ़ाना है। भारत का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन तक कम करना और 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, वायनाड को उन्नत एक्स बैंड रडार मिला है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वायनाड में एक्स बैंड रडार की स्थापना को मंजूरी दी है। यह निर्णय जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद लिया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। रडार का उद्देश्य क्षेत्र में आपदा तैयारी को मजबूत करना है। मूसलाधार बारिश ने एक विशाल भूस्खलन को जन्म दिया, जिससे विनाशकारी मलबे का प्रभाव हुआ है। तो याद रखना है, वायनाड को क्या मिला है? अभी उन्नत एक्सरे बैंड रडार मिला है। डन। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, भारत की वैक्सीन नियामक प्रणाली को डब्ल्यूएचओ द्वारा कार्यात्मक घोषित किया गया है। तो हम सबको पता है भारत में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोविड के लिए अलग अलग डोजेस बनाई थी। तो अभी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्हें मूल्यांकन मिल गया है, जो 16 से 20 सितंबर 2024 को हुआ। भारत टीके की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करता है। यह मान्यता वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित करती है।
क्लियर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। 2024 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष और महिलाओं में भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। सो अभी हम सबको पता है बेसिकली क्या हुआ है। कजाकिस्तान में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह इवेंट में उनका लगातार तीसरा कांस्य पदक है। भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला युगल जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्थी मुखर्जी ने भी कांस्य पदक जीता है। क्लियर। अहिका और सुतीर्था एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली पूरी भारतीय महिला युगल जोड़ी बन गई है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज है। फुटबॉल में भारत ने भूटान को में आयोजित सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। तो SAFF अंडर 17 कहां पर आयोजित की गई? भूटान में, जहां पर भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो ये भारत का 6वां सैफ चैंपियनशिप खिताब है। इससे पहले भारत 13 में, 17 में, 19, 22 और 2023 में भी जीत चुका है। क्लियर। तो मोहम्मद अरबाज को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और अहिबम सूरज सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। प्रतियोगिता में 60 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डीसी न्यूज है। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो हमारे सामूहिक भविष्य के लिए प्रकृति को बनाए रखने वाली ग्रामीण महिलाएं, इस थीम के साथ 15 अक्टूबर को हमने ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया। तो ग्रामीण महिलाएं कृषि, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस दिन को मान्यता दी जाती है। इस विषय में जलवायु सहनशीलता का निर्माण, जैव विविधता का संरक्षण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता दिवस। हमने 13 अक्टूबर को किसी को भी अकेले स्तन कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए थीम के साथ ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता बेसिकली दिवस सेलिब्रेट किया है। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह भी हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर माह में। तो इसका उद्देश्य क्या है? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मान्यता दी गई है। क्लियर। अभियान मरीजों और बचे हुए लोगों के सहकर्मी समर्थन के महत्व पर जोर देता है। विश्व मानक दिवस 2024। तो 14 अक्टूबर को हमने विश्व मानक दिवस सेलिब्रेट किया है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में व्यक्ति और संगठनों के योगदान का समर्थन करता है। यह मानक उत्पादों और सेवाओं में सुरक्षा, गुणवत्ता, दक्षता और अंतर संचालिता सुनिश्चित करता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को सुगम बनाने में मानकीकरण के महत्व के बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है। स्तन कैंसर जागरूकता माह। तो अभी हमने दिवस भी पढ़ा था और 1 से 31 अक्टूबर तक हम स्तन कैंसर जागरूकता माह सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम भी सेम रही है, जो स्तन कैंसरों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समर्थन के महत्व को रेखांकित करती है। थीम क्या रही है? किसी को भी अकेले स्तन से कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं, BCAM को पहली बार अक्टूबर 1985 में देखा गया था, जिसे अमेरिकी कैंसर सोसाइटी और इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के फार्माक्यूटिकल डिवीजन द्वारा शुरू किया गया था। महीने भर चलने वाला यह आयोजन स्तन कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जनता को शिक्षित करने के विभिन्न विधियों और अभियानों को शामिल करता है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। तो इंद्रानंद सिंह झा, तो आकाशवाणी दरभंगा रेडियो प्रस्तोता थे, जिनकी अभी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इंद्रानंद सिंह झा आकाशवाणी दरभंगा के पूर्व रेडियो प्रस्तोता, जिनका अभी 77 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। कुरकुर भाई के नाम से जाने वाले झा अपने ग्रामीण रेडियो टॉक प्रोग्राम गांव घर के लिए लोकप्रिय थे। उनकी विशिष्ट आवाज और आकर्षण शैली ने उन्हें रेडियो प्रसारण में एक प्रिय व्यक्ति भी बनाया था। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने झा को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। क्लियर।
नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से है, दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हैं होन कांग, जिन्हें 2024 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल प्राइज चल रहे हैं, हम सबको पता है 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो मैं लिटरेचर की बात करूं, साहित्य की बात करूं, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार किस को दिया गया है? तो दक्षिण कोरियाई के उपन्यासकार है होन कॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है होन कॉन्ग। तो अभी होन कॉन्ग को साहित्य में बेसिकली नोबेल प्राइज दिया गया है। तो दक्षिणी कोरियाई लेखिका होन कॉन्ग ने 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अपने गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जीता, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। वह नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिणी कोरियाई हैं और 2000 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पूर्व राष्ट्रपति किम डेंग जंग के बाद कोरिया से दूसरी नोबेल पुरस्कार विजेता है। स्टॉकहोम में रॉयल सोसाइटी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 10 अक्टूबर 2024 को पुरस्कार की घोषणा की। हांगकांग के कार्य उनके मानव भावना और ऐतिहासिक घटनाओं को गहरी खोज के लिए जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से ही है, प्रितपाल कौर को नेतृत्व और कानून प्रवर्तन के लिए 2024 के लिए IACP 40 अंडर 40 के रूप में चुना गया है। तो IPS ऑफिसर हैं प्रीतपाल कौर, जो नागालैंड के फेक जिले की पुलिस अधीक्षक हैं, जिनको अभी अंडर 40 पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह इस वर्ष के पुरस्कार के लिए चुनी गई एकमात्र भारतीय हैं जो उभरते नेताओं को मान्यता देता है, जिन्होंने उत्कृष्टता के साथ अपने एजेंसियां, सहयोगी और समुदायों की सेवा की है। प्रीतपाल कौर को शिक्षा और आजीविका के माध्यम से, नशीली दवाओं से लड़ाई जैसे नवाचारी परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सराहा गया है। उसे कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा महिला पुरस्कार और ग्लोबल महिला नेता पुरस्कार शामिल हैं। क्लियर? नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जिनको अभी एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को एशिया मानव संसाधन विकास अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मानव संसाधन प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार बहरीन के पूर्व मंत्री फहमी जोदर और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद हसन मनिक द्वारा चेन्नई के मुख्य सचिवालय में प्रदान किया गया। पिछले एशियाई HRD पुरस्कार प्राप्तकर्ता में फिदेल वी रामोस और हरीश सिलाजिक जैसे उल्लेखनीय नेता शामिल हैं। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से ही है, गुजरात के SVPI हवाई अड्डे, जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, उसने ऊर्जा दक्षता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पूछ लिया जाएगा किस हवाई अड्डे को प्लेटिनम अवार्ड दिया गया, तो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार हवाई अड्डे की हरित और अधिक स्थायी सुविधा बनाने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। SVPI हवाई अड्डे की पहलों में कुशल सेंट्रीफ्यूगल चिलर स्थापित करना शामिल है, जिससे 30% ऊर्जा की बचत होगी, और ICE वाहनों को EV से बदलना, जिससे सालाना लगभग 5000 लीटर डीजल की बचत होगी। पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। क्लियर? नेक्स्ट है, टाटा समूह के परोपकारी प्रयासों के लिए नए नेता चुने गए हैं नोएल टाटा। तो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी रखते हैं। नोएल टाटा इस भूमिका में अपने सौतेले भाई रतन टाटा का स्थान लेंगे। ट्रस्ट टाटा समूह की रणनीतिक निवेश और परोपकारी दिशाओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही न्यूज है, एल सत्या श्रीनिवास को जेम पोर्टल का CEO नियुक्त किया गया है। जेम एक सरकारी मार्केट प्लेस है, जिसके अभी CEO किसको बनाया गया है? एल सत्या श्रीनिवास को।
एल सत्या श्रीनिवास को सरकारी ई मार्केट प्लेस के अतिरिक्त सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में वाणिज्यिक विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। श्रीनिवास सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों के लिए ऑनलाइन खरीद प्रतिक्रिया की देखरेख करेंगे। जैम पोर्टल जो 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। तो याद रखना है, एल सत्या श्रीनिवास को जैम पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस है आसियान शिखर सम्मेलन। तो लाओस में अभी 8 से 11 अक्टूबर तक आसियान शिखर सम्मेलन कंडक्ट किया गया, जहां पर क्षेत्रीय संबंध और संपर्क को बढ़ावा दिया गया है। तो 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 8 से 12 अक्टूबर को वियंतियाने, जो लाओस की कैपिटल है, वहां पर बेसिकली कंडक्ट किए गए। आसियान देशों और साझेदारों के नेता लचीलापन और संपर्क पर केंद्रित रहे। लगभग 90 दस्तावेज अपनाए गए जो इंडो पैसिफिक में आसियान की भूमिका पर जोर देते हैं। मुख्य ध्यान क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला, कनेक्टिविटी, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट है भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024। बेसिकली भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम ICFA यानी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, और IIT रोपड़, इन दोनों ने मिलकर भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का अनावरण किया। तो सह आयोजक कौन कौन हो गए इस सम्मेलन के? ICFA और IIT रोपड़। इस कार्यक्रम ने AI, IoT, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्य चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत संसाधन प्रबंधन शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना और उत्पादकता को बढ़ाना है। तो याद रखना है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का अनावरण कहाँ पे किया गया है? IIT रोपड़ और बेसिकली भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर के थ्रू इसका आयोजन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस है इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे JP नड्डा, जिन्होंने WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र को संबोधित किया है। तो 7 से 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में WHO दक्षिण एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र को केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने संबोधित किया। सत्र में पदाधिकारियों का चुनाव, प्रस्तावों और निर्णयों के लिए एक मसौदा समूह की स्थापना, विशेष प्रक्रियाओं को अपनाना और अस्थायी एजेंडा शामिल था। अपने उद्घाटन भाषण में नड्डा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत के समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। WHO SEARO बैठक ने पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से है सचिव जीना रायमाडो और पीयूष गोयल ने 6वीं US भारत वाणिज्यिक संवाद बैठक की से अध्यक्षता की है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमाडो ने 3 अक्टूबर को वॉशिंगटन DC में 6वें भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद की से अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के माहौल को सुधारने के उद्देश्य से संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें नई और उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार और विविधीकरण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को और स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले लिथियम, कोबाल्ट और अन्य खनिजों के लिए ये हस्ताक्षर हुए। बैठक ने ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और स्थिरता में नवाचार को तेज करने के लिए नवाचार हैंडशेक एजेंडा के तहत एक नए प्रयास की भी शुरुआत की। क्लियर? ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 12, 13 और 14 अक्टूबर के डिस्कस किए। अब एक बार क्विक हम रिवाइज करेंगे सेशन की आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय समाचार से, जिसमें हमने देखा था कि अभी निकारागुआ ने क्या किया है, इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। सेकेंड, राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा 1925 में RSS को स्टैब्लिश किया गया था। तो RSS ने अभी क्या किया, अपने 100 साल पूरे किए हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड
को महारत्न का दर्जा मिला है और ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। पीएम गति शक्ति स्कीम से देखा, जिसके अभी 3 साल पूरे हुए हैं, और 9 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की कुछ इंपॉर्टेंट जो मंजूरी थी, अप्रूवल्स थे, उनसे रिलेटेड हमने पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने राज्य समाचार देखे। राज्य समाचार में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटेगा और वहां पर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र का दौरा देखा और वहां पर जो उन्होंने स्कीम्स का अनावरण किया था वो डिस्कस की हमने। बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी वीमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो शुभारंभ का अनावरण किया, जो गुड़िया जो एक गोरैया को रिप्रेजेंट करती है। और मेघालय में ग्रीन मेघालय प्लस योजना की शुरुआत मेघालय के सीएम के थ्रू की गई है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और वित्त से हमने कुछ इंपॉर्टेंट समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आय वृद्धि नाबार्ड ने शेयर की है, जिसको 57.6% बताया है। ब्याज समानता योजना हमने देखी। उसके साथ साथ हमने देखा कि आईएफसी की पार्टनरशिप एक्सिस बैंक के साथ, ताकि बेसिकली क्या की जा सके, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए फंड मिल सके। और उसके साथ साथ हमने विवृत कैपिटल के बारे में देखा, जिसने एडीबी से $25 मिलियन का लोन या क्लाइमेट बॉन्ड के थ्रू लोन मंजूर कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि वायनाड को उन्नत एक्सरे बैंड रडार मिला है और भारत की वैक्सीन नियामक प्रणाली को डब्ल्यूएचओ द्वारा कार्यात्मक घोषित किया गया है। देन हमने कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे थे। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमने देखा सबसे पहले एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024, जो पुरुष और महिलाओं ने कांस्य पदक जीता है। फुटबॉल, भारत ने भूटान में आयोजित सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है। और महत्वपूर्ण दिन हमने देखे, जिसमें देखा अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2024 और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट स्तन कैंसर जागरूकता दिवस हमने देखा। विश्व मानक दिवस के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं की। और स्तन कैंसर जागरूकता माह जो 1 से 31 अक्टूबर 2024 तक मनाया गया। शोक में हमने देखा था 77 वर्ष की आयु में इंद्रानंद सिंह, जहां बेसिकली जो आकाशवाणी दरभंगा रेडियो के प्रस्तोता थे, उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। पुरस्कार और मान्यताओं से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, जिसमें यह न्यूज पढ़ी हमने, जिसमें देखा कि 2024 का नोबेल पुरस्कार होंगकांग ने जीता है, जो दक्षिण कोरिया के उपन्यासकार हैं। उसके साथ साथ प्रीतपाल कौर को नेतृत्व और कानूनी प्रवर्तन में उत्कृष्टता के लिए अंडर 40 के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन को एशियाई एचआरडी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और SEEMS पुरस्कार गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया है ऊर्जा दक्षता के लिए। नियुक्तियों और इस्तीफे से समाचार देखे, जिसमें हमने देखा नोएल टाटा को टाटा समूह के परोपकारी प्रयासों के नेता के रूप में चुना गया है आफ्टर द डेथ ऑफ रतन टाटा जी। क्लियर। नियुक्तियों और इस्तीफे से देखिए, जिसमें हमने देखा एल सत्य श्रीनिवास को जैम पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है। शिखर सम्मेलन से हमने आसियान शिखर सम्मेलन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 देखा। और उसके साथ साथ देखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, जिन्होंने डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र को संबोधित किया है। सचिव जीना रायमांडो और पीयूष गोयल ने 6वीं यूएस भारत वाणिज्यिक संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो ये थे 12, 13 और 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं आपको ये सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।